एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे धामी सरकार के 1 साल बेमिसाल की। उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया है। सरकार से लेकर संगठन तक साल के कार्यकाल का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी ने इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाकर सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराने का फैसला किया है और योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने धामी सरकार के बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताकर इसका जश्न मना रही है। आज किसी मुद्दे पर भी चर्चा की जाती है जब उत्तराखंड में, तो वहां बीजेपी अपनी उपलब्धियों को गिनवाती है। ये 1 साल कैसा रहा, इसको दिखाने के लिए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। .0 सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और आभार जताया। सीएम धामी ने कहा, हमने मिथक तोड़ा और नया इतिहास रचा। वहीं धामी ने 1 साल में किए गए कामों को गिनाया। 1 साल के कालखंड में अनेकों निर्णय हमने लिए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाने की बात हो, धर्मांतरण का कड़ा कानून लाने की बात हो, नकल अध्यादेश सबसे कड़ा भारतवर्ष का लाने की बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, 3 सिलेंडर रिफिल करने की बात हो, आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण हो और समय समय पर सरलीकरण की प्रक्रिया और नई पर्यटन की नीति, नई ऊर्जा की नीति, रोजगार, स्वरोजगार, इन सब से लोग जुड़े, हमारा उद्यान का क्षेत्र बढ़े, पर्यटन का क्षेत्र बढ़े, उन सभी पर काम कर रहे हैं। धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी भी सूबे में कई कार्यक्रम कर रही है। पार्टी की ओर से बहुउद्देशीय शिविर लगाकर सूबे की जनता को सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं से जागरूक कराया जा रहा है। 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना शुरू की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं, तो भी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने तो विकास पुस्तिका का विमोचन होगा। उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देशीय शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उस बहुउद्देशीय शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें। सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। धर्मांतरण कानून पर मुहर लगाई। धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल की सजा। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। आंदोलनकारियों के लिए 10%
क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी। धामी सरकार ने जबरन धर्मांतरण कराने वालों के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया, जिस पर शंकराचार्य ने खुशी जाहिर की और धर्मांतरण कानून लागू करने के लिए सीएम धामी को धन्यवाद दिया। कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री द्वारा जो सदन में विधेयक लाया गया धर्मांतरण को रोकने के लिए, वो निश्चय ही बहुत आवश्यक है और ये पहले से होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि इसका श्रेय संभवतः पुष्कर सिंह धामी के लिए मिलना था, इसलिए उन्होंने ये सार्थक कदम उठाया है। कुल मिलाकर किसी भी सरकार के आकलन के लिए 1 साल का कार्यकाल बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन फिर भी सरकार की दिशा और दशा का आकलन तो किया ही जा सकता है। निश्चित ही धामी सरकार की कई खामियां हों, लेकिन सीएम धामी ने कम उम्र के होने के बावजूद भी जिस तरह से अपने विरोधियों को पीछे छोड़ हर किसी के दिल में जगह बनाई है, वो भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो उत्तराखंड की धामी सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया है। धामी 2.0 का कार्यकाल पूरा होने पर देहरादून सहित पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस खास मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल नई मिसाल पुस्तक का विमोचन किया, साथ ही साथ जनता को भी संबोधित किया। बता दें 23 मार्च 2022 को सीएम धामी ने शपथ ली थी। इसके अलावा बीजेपी ने 70 में से 47 सीटों पर अपना परचम लहराया था। तो आज ही के दिन पिछले वर्ष धामी ने शपथ ग्रहण की, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने और अब 1 साल हो गया है। हालांकि उत्तराखंड की बात की जाए तो कई मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकाल में रहते हुए बदले गए हैं, लेकिन जब से पुष्कर सिंह धामी ने कार्यभार संभाला है तब से उत्तराखंड को और ज्यादा आगे बढ़ाया। कई विकास योजनाएं उत्तराखंड में लागू की गई हैं और इसीलिए 1 साल बेमिसाल के तौर पर आज पूरे उत्तराखंड में जश्न मनाया जा रहा है। देखो चुनौतियां आई है और उन सभी का समाधान निकाला जाए, उसमें आगे बढ़ा जाए और राज्य को किस तरह विकास की राह में आगे बढ़ाया जाए, लगातार यही प्रयास किया गया है। भले ही मैं ये कह सकता हूं, आज अपने प्रदेशवासियों से मैं बहुत विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि ये भले ही जो हमारे मनोरथ हैं हम पूर्ण रूप से उसमें सफल न भी हुए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमारी दिशा तय है कि हमको कहां जाना है, हमारी दिशा सही है, हमारी गति उचित है और हमारा जो मंतव्य है वह भी विशुद्ध है। इसलिए हम लगातार न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, न कहीं हटने वाले हैं। यही कारण है कि जनता ने हमें अपना पूरा समर्थन दिया है। इस 1 साल के दौरान जनता के विश्वास को और अधिक हमने मजबूती से उसको सुदृढ़ करने का काम किया है। आज का दिन कई अर्थों में विशेष है। आज के दिन ही उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, जो एक विजन देश की जनता और उत्तराखंड की जनता के समक्ष उन्होंने रखा था और जिन आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम उनके मत के लिए, उनके समर्थन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए गए थे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आज के दिन ही एक नई सरकार को चुनने का काम किया था, एक मिथक तोड़ने का काम किया था, एक नया इतिहास बनाने का काम किया था। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को सादर नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें काम करने का अवसर प्रदान किया। हम इस बार अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाले हैं, हम सरकार में रिस्पांसिबिलिटी तय करने वाले हैं। हमने कहा है हम प्रत्येक माह की समीक्षा करने वाले हैं, जिम्मेदारी से, योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। 1 साल हमारा बीत चुका है, हमें अपने कामों को और तेज करना है
अपनी गति को बढ़ाना है और जो कुछ भी ठाना है उसको पूर्ण करके दिखाना है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड में जो ये विकास के कार्य हुए हैं, ये उसका नतीजा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड की भूमि से जो एक कर्म और मर्म का रिश्ता है। और अब आपको दिल्ली के जंतर मंतर लिए चलते हैं, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जनसभा चल रही है। संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मैंने कहा यार कैसे मैनेज करते हैं, सोते कब है? कहता जी 3 घंटे सोते हैं। मैंने कहा काम कैसे चलता है? 3 घंटे में तो किसी इंसान का काम नहीं चलता। 3 घंटे की नींद से तो 6 घंटे की नींद जो चाहिए होती है। मैंने कहा 3 घंटे की नींद से तो काम नहीं चलता। बोला जी उनको दैवी शक्ति मिली हुई है। मैंने कहा पगले, ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो ठीक से सोया करें, नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अगर प्रधानमंत्री जी ठीक से सोएंगे नहीं तो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। कभी उनको हंसते देखा है? सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आया रहता है, इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, उसको सवेरे से शाम तक बस जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ होंगे तभी देश तरक्की करेगा। आज इन्होंने, बीजेपी वालों ने मेरे खिलाफ भी बहुत पोस्टर लगा दिए पूरी दिल्ली में। मीडिया वाले आए, पता चला कोई पुलिस उनको, मेरी सारे पुलिस वालों से विनती है हाथ जोड़ के किसी को गिरफ्तार मत करना। जनता का हक है पोस्टर लगाना। केजरीवाल अच्छे काम करेगा तो जनता जय जयकार करेगी, केजरीवाल बुरे काम करेगा तो जनता पोस्टर भी लगाएगी मेरे खिलाफ। लगाए मेरे खिलाफ पोस्टर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, कोई एफआईआर नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, उन बेचारों को छोड़ दो यार, वो 6 गिरफ्तार कर रखे हैं, उनको छोड़ दो। थोड़ा सा मोदी जी थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, उन 6 को छोड़ दो, गिरफ्तार कर रखे हैं उन लोगों को। हैं जी, अभी आएंगे उस पे। आज देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार हो गया, इतना भ्रष्टाचार हो गया। आज से 3-4 साल पहले लाल किले से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। जनता को बड़ा अच्छा लगा, जनता ने सुना, टीवी में देखा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। जनता को बड़ा अच्छा लगा। अगले ही दिन सोमवार को एक कांग्रेस का बड़ा नेता, उसके घर ईडी के छापे पड़े, उसके घर सीबीआई के छापे पड़े, खूब कैश मिला, खूब संपत्ति मिली, हिसाब बेहिसाब कैश मिला। मंगलवार को वो नेता जाके प्रधानमंत्री जी के चरणों में गिर गया, बोला प्रधानमंत्री जी मेरे को भाजपा ज्वाइन करनी है। बुधवार को उसने भाजपा ज्वाइन कर ली, बृहस्पतिवार को उसके सारे केस बंद कर दिए। तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा नेता, उसके घर ईडी के और सीबीआई के छापे पड़े, खूब कैश मिला, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके सारे केस बंद कर दिए। तो लोगों को लगने लगा यार ये प्रधानमंत्री तो झूठ बोल रहा है। कह रहे थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो पूरे देश में एक राज्य के अंदर 8 एमएलए इन्होंने ईडी सीबीआई भेज के छापे मारे, उनको सारों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। एक और राज्य के अंदर 20 एमएलए उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए। तो प्रधानमंत्री जी का मैसेज साफ है। मोदी जी कह रहे हैं मेरे को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, करो भ्रष्टाचार, खूब भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, बाहर रह के नहीं करने दूंगा। दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, जो भ्रष्टाचार करना है मेरी पार्टी में आके भ्रष्टाचार करो। बीजेपी में जितना भ्रष्टाचार करो खुली छूट है, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, खुलेआम भ्रष्टाचार करो। ये भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। इनके एक नेता हैं कर्नाटक में,
उनके घर पे रेड हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा वो पहुंच कैसे गए। उसके घर रेड में उसे उम्मीद ही नहीं थी रेड होगी। 8 करोड़ रुपए कैश मिला, 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ कैश मिला। अगले दिन बेल हो गई, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया के घर एक नया पैसा नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर 3-3 बार रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला। बैंक लॉकर से पैसा नहीं मिला, उनके गांव में कुछ नहीं मिला। आज तक मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही। सतिंदर जैन के घर रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला। 3-3 बार रेड हुई, एक नया पैसा नहीं मिला। आज तक उसको बेल नहीं मिली। कह रहे हैं दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अरे गुजरात के अंदर पता नहीं कितने लोग मर गए नकली शराब से, पता नहीं कितने 100 में। जब मैं और भगवंत मान गए थे उसी टाइम शायद 150 लोग, 150 लोग मरे थे शराब से, नकली शराब से। पता नहीं, कह रहे हैं वह शराब बंदी है, खुलेआम शराब बिक रही है, खुलेआम शराब बिक रही है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शराब घोटाला अगर कहीं है तो गुजरात के अंदर है। कहते हैं 10 से 15 हजार करोड़ रुपए सालाना का शराब घोटाला है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है जी। 10 से 15 हजार करोड़, 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला है गुजरात के अंदर, वहां पे कुछ नहीं होता। उत्तराखंड सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि प्रदेश के इतिहास में ये पहला अवसर है जब एक ही पार्टी की सरकार को जनता ने दोबारा अपना आशीर्वाद दिया है। प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने जो अपेक्षाएं की है उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। 1 साल के कालखंड में अनेकों निर्णय हमने लिए हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारी आर्थिकी अगले सालों में दुगनी हो, तिगुनी हो और 21वीं सदी का तीसरा दशक, उत्तराखंड का दशक, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने केदारपुरी के प्रांगण से कहा था, उसको बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के एक एक जन जन का सहयोग लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक दिन आने वाले समय में ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जन जन तक उपलब्धियां पहुंचाई जा रही है और उनके लिए प्रदेश में काम किया जा रहा है। ऐसे में अब धामी सरकार की 1 साल की उपलब्धियां कैसी रही है, चलिए एक नजर में ये भी जान लेते हैं कि ये 1 साल कैसा रहा अब तक, जिसको लेकर बीजेपी आज जश्न मना रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी कह रही है 1 साल बेमिसाल। गैरसैंण में पारित किया गया विकास का बजट, यानी जब नई नई सरकार बनी थी तो सबसे पहले ये विकास का बजट गैरसैंण में पारित किया गया था धामी सरकार में। नकल माफियाओं के खिलाफ नकल विरोधी कानून लागू किया गया। धामी सरकार में ये कानून लागू किया गया है जिसमें नकल माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया, ये भी धामी सरकार में ही किया गया, इसीलिए सरकार इसे उपलब्धि के तौर पर आज जश्न मना रही है। पेपर लीक मामले में 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी हाल ही में ये पेपर लीक मामला सामने आया था जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, उन पर कार्रवाई की गई है। जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून लागू किया गया। ये लंबे समय से उत्तराखंड में स्थिति बनी हुई थी जिस पर अब कानून बना दिया गया है धामी सरकार में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराने के लिए भी टीम गठित की गई, इसकी भी मांग लंबे समय से की जा रही थी और अब आखिरकार धामी सरकार में टीम गठित कर इसे लागू किया गया। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में कर्मचारी बर्खास्त किए गए। दरअसल धांधली का पूरा मामला सामने आया था, गैर तरीके से इनकी भर्तियां हुई थी, इसीलिए इन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिया गया। तो धामी सरकार की ये उपलब्धियां अभी तक की रही है पूरे इस 1 साल में, जिसको लेकर बीजेपी अलग अलग जगहों पर आज कार्यक्रम कर रही है। दूसरे कार्यकाल की चुनौतियां, अब इस पर भी एक नजर डाल लेते कि चुनौतियां क्या रही हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सरकार की काफी किरकिरी हुई। अभी हाल ही में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर जमकर धावा बोला था और कटघरे में सरकार को खड़ा किया था।
यूकेएसएससी और यूकेपीएससी पेपर लीक मामले में विपक्ष लगातार हमलावर रहा। कैसे इन परीक्षाओं को लीक किया गया, इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। तो ये चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। देहरादून में धरना दे रहे बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। ये रोजगार की मांग को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। सरकार की किरकिरी हुई। हल्द्वानी के बनफुलपुरा के अतिक्रमण के मामले को भी जोर शोर से उठाया गया। इसमें भी विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। जोशीमठ और कर्णप्रयाग में मकानों में जिस तरह से दरार आई, ऐसे में धामी सरकार के कार्यकाल में क्यों कमी हुई, इसको लेकर सवाल किए गए। चारधाम यात्रा का सफल संचालन, ये चुनौती अभी भी बरकरार है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए धामी सरकार लगी हुई है। पंचायती चुनाव, जिसको लेकर सरकार की चुनौती बनी हुई है। पंचायती चुनाव, इसमें जो सरकार को दिक्कतें आ रही हैं, उस पर सरकार की तरफ से कहा भी गया कि काम चल रहा है। निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि किस तरह से मजबूत बीजेपी अपने आप को आगे बढ़ाए, ये एक चुनौती बीजेपी के लिए आज भी है। निकाय चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में एक पार्टी में बार बार मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। कोऑपरेटिव चुनाव, जो कोऑपरेटिव चुनाव होते हैं, ये भी एक चुनौती बनी हुई है उत्तराखंड में कि आखिर इस चुनाव को किस तरह से सफल कराया जाए, क्योंकि इसमें भी कई बड़ी चुनौतियां सरकार की तरफ होती है। रिक्त कैबिनेट के 3 पद, ये जो पद खाली हैं, इन पदों को कैसे भरा जाए, तो इसको लेकर भी सरकार की चुनौतियां बनी हुई है। दायित्वों का बंटवारा, इसको लेकर भी सरकार के पास ये चुनौती है कि कैसे अलग अलग लोगों को उनकी जिम्मेदारी दी जाए। तो फिलहाल जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। चुनौतियां हैं सरकार के पास बहुत सारी, लेकिन इसके साथ ही साथ जो ये 1 साल रहा है, इसमें सरकार की तरफ से कई काम किए गए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।